आवाज आ रही है ना? ओके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग जो अगला टॉपिक करने लगे हैं, ये हमारा टॉपिक है जी, अमेंडमेंट प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर किस तरह से जो है वो किया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है। एक्चुअली आज मैं सुबह 8 बजे से मसरूफ हूँ, और इस टाइम भी जो है मैं एंगेज हूँ साथ साथ। मेरे पास एक सेकंड का आज टाइम नहीं था। एनी हाउ, अच्छा, आप लोगों को ना ये टॉपिक्स मैंने सारे आज करवा देने हैं। मे बी ये 2 आवर्स से आगे चली जाए क्लास, या क्या हो क्या ना हो। वो इसलिए कि हम लोग फिर एक ट्रैक पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल जो है आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि जेफरसन से स्टार्ट कराऊं। अगर आज हम बैलेंस चेक्स एंड बैलेंसेस वाला टॉपिक ना कर सके, तो फिर इंशाल्लाह कल हम लोग थर्सडे को चेक्स एंड बैलेंसेस वाला टॉपिक करेंगे, और उसके साथ जो है आपको थॉमस जेफरसन जो है मैंने स्टार्ट करवा देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है अमेरिका के अंदर। एन अमेंडमेंट हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस सेपरेटली। देखें, ये पाकिस्तान से बहुत मिलता जुलता सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे पहले एक रेजोल्यूशन मूव करवाई जाती है। ये नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं पर भी। ठीक है, जब आपने किसी चीज को अमेंडमेंट करना होता है, किसी बिल को या कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले आपका रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन के बाद बिल होता है। ठीक है, वो बिल पास होता है असेंबली से। उसके बाद वो बिल चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट हैज 14 डेज, और उस 14 डेज के अंदर के प्रेसिडेंट हैज टेन्योर ऑफ 14 डेज। ठीक है, उसके पास टाइम लिमिट होती है 14 डेज की, कि उसने उसको रिव्यू करना होता है और पास करना होता है। अगर प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो बिल दोबारा से जो है वो रिवोक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और अगेन फिर वो उसी प्रोसेस से गुजरता है। An amendment has to be passed by 2/3 majority of total membership of both the houses separately. आपको अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और आपको सेनेट से भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए। ठीक है, वीटो, एग्जैक्टली उसको वीटो बोलते हैं। प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देता है। अगर कोई सेन वैलिड रीजन नहीं है, तो वो गेन रिवर्स होकर वो दोबारा से उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, और ये एक लंबे खैर प्रोसेस है। लेकिन हम अभी अमेरिका का सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एन अमेंडमेंट हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। आपको सेनेट से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और आपको जो है वो उससे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जब आपके पास ये 2/3, ये हम अमेंडमेंट का प्रोसेस बता रहे हैं, और इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, अभी आपको बड़े अच्छे से अंदाजा होने वाला है। कि सबसे पहले तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपकी सेनेट से। उसके बाद आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। इट विल देन गो टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। यहां पे आके जो इनका मसला फंसता है ना अमेरिका के अंदर, क्यों अमेंडमेंट एक रिजिड प्रोसेस है, वो यहां पर फंसता है कि मैंने आपको बताया है कि हर स्टेट का भी अपना लेजिस्लेचर है। जैसे फ्लोरिडा है, तो फ्लोरिडा का अपना लेजिस्लेचर है। ये इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 4 सूबे हैं, और हर सूबे का अपना हाई कोर्ट है। हर सूबे का अपना गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, हर सूबे की अपनी भी असेंबली है। ये इसी तरह से होता है। पाकिस्तान के अंदर तो 2/3 मेजोरिटी सिर्फ आपको हाउस से चाहिए होती है, और आप उसके बाद बिल को पास करा लेते हो और अमेंडमेंट बना लेते हो ना। सेमी रिजिड पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये रिजिड है। ये रिजिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फिर स्टेट लेजिस्लेचर से आपको 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि मैंने यहां पर मेंशन भी किया है कि 50 में से आपको 37 जो रियासतें हैं अमेरिका की, उनका कंसेंट जरूरी होता है किसी भी बिल को या किसी भी जो है अमेंडमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो वो अगर हम एग्जांपल आर्टिकल 2 बिल ऑफ राइट्स की लें, वो जो आर्म्स होल्डिंग आर्म्स वाला था पॉइंट, तो वो क्यों अभी तक नहीं हो सका? बिकॉज आउट ऑफ 50, 37 स्टेट्स
are not properly agreed to ban holding weapons in the United States of America openly. तो 37 स्टेट्स उनकी अभी तक राजी नहीं हुई हैं, पूरी 37 नहीं हो पाती हैं। जिस दिन उनकी 37 स्टेट्स की तरफ से ये 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स की तरफ से ये अप्रूवल हो जाएगा, इसके ऊपर जो है अमेंडमेंट पास हो जाएगी। सो अभी तक ये चीज इसीलिए जो है वो हुई भी है। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है कि कैसे होती है अमेंडमेंट? It is a difficult process and only 27 amendments have been made so far. ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये ना सिर्फ यहाँ पर पूछा जाता है, ये आपको वन पेपर में भी आता होता है अक्सर। ठीक है, ओनली 27 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड सो फार। अब तक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा चुकी हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अमेंडमेंट प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट कि आपको 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अलग और सेनेट से अलग। जब आपके पास ये आ जाती है, उसके बाद आपको 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उनका अप्रूवल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू पास। और उसके बाद इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस एंड ओनली 27 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड सो फार। होप इट्स क्लियर। क्लियर है यहां तक? आगे चले। ये सारी स्लाइड्स, नोट्स, आपको हर चीज जो है वो रिकॉर्डिंग्स, हर चीज अवेलेबल होगी। ठीक है, ओके। बाय द वे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आज के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, अब मैं आपको करवाने लगी हूँ फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सॉरी फर्स्ट कांग्रेस। ठीक है, अमेरिका बनने के बाद, अमेरिका आजाद होने के बाद सबसे पहली कांग्रेस जो बनती है अमेरिका के अंदर, वो कैसी थी, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, वो अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन। बाय नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका है। आफ्टर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1778, ये आपको थोड़ा सा रिकैप दिया मैंने। फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज न्यू हैम्पशायर। सबसे पहली स्टेट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था दैट वाज न्यू हैम्पशायर। द लास्ट स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रोड आइलैंड। अब पिलर्स ऑफ द स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। तीन पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, तीन टीयर्स ऑफ द स्टेट हैं, जिनमें सबसे पहले आपका आता है एग्जेक्टिव, देन आपका आता है लेजिस्लेचर, और फिर आपका आ जाता है जुडिशरी। अब मेन ब्रांच पर आते हैं, जो लेजिस्लेटिव की है उसमें सबसे मेन ब्रांच है आपकी कांग्रेस। कांग्रेस को कहा जाता है लेजिस्लेटिव। और उस टाइम पर फ्रेडरिक मेलनबर्ग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के पहले स्पीकर का नाम क्या था? फ्रेडरिक मेलनबर्ग। ये मैं आपको पहली कांग्रेस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी है। अब लेजिस्लेटिव में सबसे मेन ब्रांच क्या है? कांग्रेस। और कांग्रेस का स्पीकर सबसे पहला कौन है? फ्रेडरिक मेलनबर्ग। और सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जॉन एडम्स। एग्जेक्टिव के ऊपर आते हैं जी। एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, मैंने अभी आपको बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, मतलब आप ने अभी भी अगर आप लोग सर्च करें तो स्टेट डिपार्टमेंट इनका एक है। अमेरिका के अंदर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होता। अमेरिका के अंदर ये वाला सेटअप चलता है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आ जाता है। तो हु वाज द फर्स्ट वन टू होल्ड दिस पोजीशन और टू होल्ड दिस ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट? ही वाज जॉन जे। तो जॉन जे जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है इसको होल्ड किया था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी वाज गिवन टू अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है जी, एक सेकेंड। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड $54 मिलियन जो थे वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने रिलीव कराए थे, और अमेरिका को उस इकोनॉमिक क्रंच से बाहर निकाला था जिसमें अमेरिका उस टाइम पर बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था। आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वो जो प्रॉब्लम्स राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस करवाए हैं, ये आपका उसके अंदर भी डिस्कस किया था मैंने ये वाला पॉइंट। और अभी आगे जाकर मैंने आपको हैमिल्टोनियन इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ानी है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो पढ़ाने लगी हूँ। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ इफेक्टिवली हैमिल्टन प्लेड अ रोल ऑफ बीइंग होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, और यू कैन से होल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। देन कम्स डिपार्टमेंट ऑफ हेनरी नॉक्स। ठीक है,
अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ वार किसके पास था? हेनरी नॉक्स। जिसको आप कह सकते हो कि पहले ये ऑफिस किसके पास था? पहले ये था जॉर्ज वॉशिंगटन के पास। ही वॉज लीडिंग वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और उसके बाद व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वार है ये किसके पास आ गया था? हेनरी नॉक्स के पास। ये एमसीक्यूज पेपर में आया था। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल कौन था उस टाइम पर? एडमंड रैंडल्फ। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट, द थर्ड टीयर जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जिसको फेडरल कोर्ट उस टाइम पर कहा जाता था, चीफ जस्टिस इसके कौन थे? जॉन जे। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन थे? जॉन जे। अब यहां पर मिसिंग क्या था? यहां पर मिसिंग था सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ये टॉपिक आपको जब मैं करवाऊंगी तो आपको ये स्ट्रक्चर सारा इनका, ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ये समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट कांग्रेस स्ट्रक्चर, कि किस तरह से और कौन लोग जो है वो पहली कांग्रेस के अंदर मौजूद थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Okay, now we are heading towards our next topic, that is points of differences between federalists and anti-federalists। मैं आपको बता चुकी हूं कि फेडरलिस्ट कौन थे, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि एंटी फेडरलिस्ट कौन थे। तो मुझे प्लीज आप लोग जरा अभी डायरेक्ट कर दें कि फेडरलिस्ट कौन थे और एंटी फेडरलिस्ट कौन थे। जिसको जितना नॉलेज है वो मुझे अभी कमेंट करके बताएगा, ताकि मैं देखूं कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बताएं बताएं। मैं आप लोगों का छोटा सा टेस्ट भी साथ साथ लूं ना, मुझे पता हो। बस इम्तियाज एक्टिव है, और भी कोई हो जाए एक्टिव प्लीज। एंटी फेडरलिस्ट राइट टू वोट, व्हाट इज दिस? प्लीज क्लियर मी। फेडरलिस्ट अरिस्टोक्रेटिक सेगमेंट। ठीक है। फेडरलिस्ट लिमिटेड राइट टू वोट। यस, गुड, वेरी गुड। फेडरलिस्ट अपर क्लास, वेरी गुड। ठीक है। एंटी फेडरलिस्ट राइट टू वोट, ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ अच्छा, ये आप वो कह रही हैं। ठीक है ठीक है आयशा, आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है। हाँ जी, गुड गुड गुड, ठीक है। चलें अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। एंटी फेडरलिस्ट थॉमस जेफरसन, न्यू जर्सी प्लान। वेरी गुड रिजवाना, वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, क्लियर है आप लोग? अच्छा, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट। अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं। आप लोगों ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत अच्छे थे, अब हम इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करने लगे हैं। फेडरलिस्ट होल्ड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ठीक है, वेरी गुड। और एंटी फेडरलिस्ट होल्ड ऑफ लोअर लेवल्स एज वेल। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है। फेडरलिस्ट बिलीव इन लेसिस इन द पर्सपेक्टिव, फेडरलिस्ट हैड द पर्सपेक्टिव दैट लेसिस फेयर इज नॉट गुड। अब लेसिस फेयर क्या होता है? किसी को पता है लेसिस फेयर क्या होता है? लिबर्टी। हाँ, फेडरल सॉरी लेसिस फेयर कहते हैं कि आपके
जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो, उसका इंटरफेरेंस जो है वो जीरो हो, और आप प्रॉपरली जो पॉलिसीज बनाई जाएं वो गवर्नमेंटल लेवल पर, या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी या फिर जितने भी मामलात होंगे गवर्नमेंट उनसे आजाद होगी। गवर्नमेंट का रोल जो है वो जीरो होगा, गवर्नमेंट सिर्फ अपने मामलात जो हैं वो उनको देखेगी। और लेसिस फेयर के अंदर सिंप्लीफाई करना भी आ जाता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके जो पैक्ट्स होंगे, आपके जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे वो इतने सादा होंगे कि आम आवाम उनको समझ सके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लेसिस फेयर। अब फेडरलिस्ट क्या कहते थे कि लेसिस फेयर इज नॉट गुड। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि ये अरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, ये अपर लेवल ऑफ सोसाइटी थे, यही लोग तो गवर्नमेंट के अंदर थे। तो जब ये लोग गवर्नमेंट के अंदर थे, अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि फेडरलिस्ट गवर्नमेंट में आए थे सबसे पहले, बल्कि आप लोगों को पहले ही पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन आप लोगों ने पढ़ लिया है। अभी आगे आप लोग उसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। लेसिस फेयर इज नॉट गुड, ये कहते थे लेसिस फेयर अच्छी चीज नहीं है। और एंटी फेडरलिस्ट क्या कहते थे? दे फेवर्ड लेसिस फेयर। ये कहते थे कि लेसिस फेयर होना चाहिए ताकि आम आवाम को भी हकूक हो, आम आवाम को भी पता चले कि क्या मामला जो हैं वो पसे पर्दा हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा या वीक स्टेट होंगी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा। तो फेडरलिस्ट क्या कहते थे? स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, वीक स्टेट्स होंगी। एंटी फेडरलिस्ट क्या कहते थे? वीक सेंटर होगा और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होंगी। गॉट इट? उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस, एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस। फेडरलिस्ट कहते थे कि सीट्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि जो स्टेट्स हैं वो पॉपुलेशन की बेस पर उनकी सीट्स होंगी, ठीक है। और एंटी कांग्रेस में और एंटी फेडरलिस्ट जो हैं वो कहते थे कि सीट्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, के चाहे कितनी भी बड़ी स्टेट है तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इक्वालिटी की बेस पर दी जाएंगी। अब आ जाता है बिल ऑफ राइट्स। देखें, फेडरलिस्ट जो थे ना वो बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट थे, और एंटी फेडरलिस्ट जो थे ये फेवर में थे बिल ऑफ राइट्स के। अब ऐसा क्यों था? कैन समवन टेल मी कि ऐसा क्यों था? फेडरलिस्ट बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट क्यों थे? व्हाई फेडरलिस्ट्स वर अगेंस्ट बिल ऑफ राइट्स? नहीं पता? फेडरलिस्ट बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट इसीलिए थे क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने डेलिबरेटली बिल ऑफ राइट्स का टॉपिक पहले पढ़ाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि उसके अंदर आम आवाम के हकूक की बात की गई है, ठीक है। आम लोगों के हकूक की बात की गई है ना। सो इसीलिए फेडरलिस्ट इसके अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि बिल ऑफ राइट्स हो, वो चाहते थे कि हमारा होल्ड हो, हम अपने तरीके से जो है वो सारा स्ट्रक्चर लेकर चलें। रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई करना था फेडरलिस्ट ने बहुत आसानी से उसको रेटिफाई कर लिया था। क्यों बड़ी आसानी से उसको रेटिफाई कर लिया था? बिकॉज ऑफ बिग स्टेट्स। जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई उन्होंने आराम से कर लिया था क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेट्स थी। और जो एंटी फेडरलिस्ट थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, सिंस दे बिलोंग टू स्मॉलर स्टेट्स, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका ये मामला भी सॉल्व हो गया एंड दे रेटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले किस स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था और लास्ट स्टेट कौन सी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था। क्लियर है ये टॉपिक? इंटरेस्टिंग है? समझ आ रहा है आप लोगों को इस तरह से? ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन जो है वो कुल मिला के आना है, ये इस तरह से आपको नहीं आना। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? प्लीज बताइएगा ताकि फिर मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊं, दैट इज अकम्पलिशमेंट ऑफ फेडरलिस्ट। इसके ऊपर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब मैं आपको करवाने लगी हूँ। और ये मैं आपको उसी परस्पेक्टिव में कराने लगी हूँ कि कैसे आप 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। जो जितनी लेंथ का टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ वो मेरी तरफ से अप्रूव्ड होता है, मुझे पता होता है कि ये आपको इतना ही पढ़ाना है, ठीक है जी।
अकम्पलिशमेंट्स ऑफ फेडरलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज मार्क इट। इसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फेडरलिस्ट रेजीम कब से कब तक चलता है? 1789 से 1801 तक फेडरलिस्ट रेजीम जो है वो रहता है। सिर्फ 2 साल ये लोग हुकूमत करते हैं और उसके बाद ये सारा प्रोसेस इनका खत्म हो जाता है। ठीक है जी। फ्लरिश्ड अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन। फेडरलिस्ट रेजीम किसके अंडर फ्लरिश हुआ? जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर। अब हम अकम्पलिशमेंट्स ऑफ फेडरलिस्ट देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है बिल ऑफ राइट्स। देखिए, फेडरलिस्ट ही इसके खिलाफ थे, लेकिन फेडरलिस्ट्स ने ही इसको जो है वो क्लियर जो है एक्सेप्ट भी करवाया और इस अमेंडमेंट को पास भी करवाया। ऐसा क्यों था? बिकॉज दे वांटेड टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, बिकॉज दे वांटेड टू स्टे इन लाइमलाइट। दिस वाज द वेरी रीजन। हाउएवर इंटरनली दे वर अगेंस्ट दैट। 1791 इट बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है अभी बिल ऑफ राइट्स वाला, तो वहां पर मैंने आपको क्या बोला है? 1791। तो 1791 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन पास 12 अमेंडमेंट्स, ये भी आपको पहले उस टाइम बताया मैंने। 12 अमेंडमेंट्स जो है वो पेश की थी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिनमें से 10 जो हैं वो पास कर दी गई, 10 जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया सबकी तरफ से। दिस इज हाउ बिल ऑफ राइट्स बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये किसका अकम्पलिशमेंट है? ये अकम्पलिशमेंट है फेडरलिस्ट्स का। तो जब आप ये टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे, इससे पहले आप वही बताएंगे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, फिर आप बताएंगे न्यू जर्सी प्लान, वर्जीनिया प्लान, फिर वर्जीनिया प्लान को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, न्यू जर्सी को नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे बिल ऑफ राइट, अकम्पलिशमेंट्स ऑफ फेडरलिस्ट की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखेंगे बिल ऑफ राइट्स। ये मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखते साथ लिख देना है बिल ऑफ राइट्स। नो, पहले इंट्रोडक्शन बनाना है, उसमें आप सारा बताएंगे, इलेबोरेट करेंगे एक पेज के ऊपर पूरे टॉपिक को। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे वर्जीनिया, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन और वो सारा, और उसके बाद आप अकम्पलिशमेंट्स में पहला अकम्पलिशमेंट लिखेंगे बिल ऑफ राइट्स। ठीक है जी। ये साथ साथ आपको तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि आपका जो मॉक मैंने लेना है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग मुझे इसी तरह से आंसर जो है वो करेंगे जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। 1791 आपको सारा मैंने ये सारा बता दिया है कि किस तरह से जो है ये रेटिफाई हुआ और किस तरह से ये पार्ट बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट बेसिकली जाता है आपका फेडरलिस्ट को। नाउ कम्स अवर जुडिशरी एक्ट। ये अब आपका आता है जुडिशरी एक्ट विच इज 1789। ये 1789 का आपका जुडिशरी एक्ट है। जुडिशरी एक्ट पास किया था फेडरलिस्ट रेजीम में, हुआ था ये पास, और इसके अंडर ही आपकी 3 सर्किट कोर्ट्स बनी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी मामला दरपेश थे, लोगों को जो है प्रॉब्लम होती थी, तो इस चीज के लिए 3 सर्किट कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई थी और 13 फेडरल कोर्ट्स बनाई गई थी। मतलब ये कि हर स्टेट के अंदर एक कोर्ट बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि 3 सर्किट कोर्ट्स की वजह से लोग इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव नहीं कर पाते थे अपने मामला को सॉल्व करने के लिए। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए 13 फेडरल कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई थी। और ये किसने बनाई थी? किसके रजीम में ये हो रहा है? ये फेडरलिस्ट एरा में हो रहा है, एंड वी काउंट इट इन अकम्पलिशमेंट्स ऑफ फेडरलिस्ट। पाकिस्तान के अंदर क्या है? no one can easily go to Supreme Court, and this is the very reason that there are in Lahore High Court, Islamabad High Court, Peshawar High Court। ये क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज मेजर सिटीज में हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, और फिर उस मामले को भी सॉल्व करने के लिए कि अगर वहां जाने में किसी को तकलीफ है और छोटे लेवल का मामला है तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट अलग बना दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी आर्मी की जो कोर्ट्स हैं इनको अलग बना दिया गया है टेररिज्म रिलेटेड मामला को डील करने के लिए। सो दिस इज समथिंग जो आपकी प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट फ्रेम करती है। तो अगर आप जुडिशरी एक्ट की बात करते हैं अमेरिका के अंदर, तो 1789 में जुडिशरी एक्ट पास किया गया। और जुडिशरी एक्ट किसने पास किया? जुडिशरी एक्ट फेडरलिस्ट्स ने पास करवाया था। उसके बाद आपका आ जाता है विस्की रिबेलियन, जिसको 1791 में जो है वो काउंट किया जाता है। 1791 में विस्की रिबेलियन आता है, और ये क्या है? देखिए, थोड़ा सा ये स्टोरी की तरह समझते हैं। फार्मर्स जो थे पेंसिल्वेनिया इज बेसिकली स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और यहाँ के जो फार्मर्स थे दे बेसिकली रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस ऑन कॉर्न। जैसे ही हुकूमत बनती है तो जॉर्ज वॉशिंगटन और जितनी भी वो मैंने आपको कांग्रेस स्ट्रक्चर सारा बताया है, जो डिपार्टमेंट्स थे सारे, उन्होंने मिल मिलाकर एक पॉलिसी क्रिएट की और उसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ चीजों के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। और कॉर्न के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया, और जो पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स थे उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया कि हम लोग जो है वो टैक्सेस पे नहीं करेंगे कॉर्न के ऊपर। अब इसकी रिटेलिएशन का अंजाम क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो कि उस टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी संभाले हुए थे, उनको बोलते हैं कि आप जो है वो एक मलेशिया रेज करें 15,000 लोगों पर मुश्तमिल। और ये मलेशिया बेसिकली क्यों रेज कराया जा रहा था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, ये इसलिए करवाया जा रहा था to attack on those farmers or to teach them a lesson that you are not now in colonial era, you cannot betray, you cannot protest against all the acts and laws and taxes that will be imposed on you। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट ही किया था ना। फिर मैंने आपको बूस्टन मैसेकियर पढ़ाया है, बूस्टन टी पार्टी पढ़ाया है। अगर आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं तो फौरन आपके माइंड में चीजें पॉप अप होती होंगी जब मैं आपको पिछला रिकैप देती हूँ। गो एंड गेट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, ये किसके ऑर्डर्स हैं? गो एंड गेट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, ये जॉर्ज वॉशिंगटन के ऑर्डर्स थे। बट हुआ क्या कि जो 15,000 का मलेशिया है, ये होने से पहले ही जितने भी फार्मर्स थे वो सारे इंसान बन गए और उन्होंने जो टैक्सेस हैं उनको पे कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड विस्की रिबेलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सीएसएस के इंटरव्यू में भी पूछते होते हैं वाला टॉपिक। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हैमिल्टन्स फाइनेंशियल प्लान। ये यहाँ पर मिस्टेकनली लिखा गया है हैमिल्टन्स, जो है एस पीछे वाले एस पे अपॉस्ट्रोफी आना था, या हैमिल्टोनियन फाइनेंशियल प्लान भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये मिस्टेकनली लिखा गया। अच्छा जी, प्लान चौक किया है किसने? प्लान चौक किया है जी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, टू हैंडल द इकोनॉमिक वरीज ऑफ अमेरिका। मैंने अभी आपको जब कांग्रेस पढ़ाया है तो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको आगे इसकी फाइनेंशियल पॉलिसी बताऊंगी क्या थी। इसने कुछ पॉइंट्स पेश किए और उन पॉइंट्स की बदौलत हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर जो है एक प्रॉपर जितना भी इकोनॉमिक क्रंच था उसको रिजॉल्व करा दिया गया। इसके की पॉइंट्स क्या थे? इसके की पॉइंट्स ये थे कि रेवेन्यू जनरेशन शेल बी थ्रू टैक्सेस, कि अमेरिका के अंदर जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा दैट विल बी थ्रू टैक्सेस, उसको टैक्सेस के थ्रू जनरेट किया जाएगा। उसके बाद अच्छा, अगर मैं आपको आज प्रेजेंट डे अमेरिका की भी एग्जांपल दूं तो आपके जितने भी टैक्सेस अमेरिका के अंदर डिडक्ट होते हैं वो आपकी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सैलरी होता है। और वो बुरे नहीं होते, आपको वो कहते हैं ना, काटते नहीं है, मतलब आपको काटता नहीं है वो देना। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी सैलरी का हाफ दे रहे हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो आपको सारी सहूलियात भी साथ में मिल रही होती हैं। तो उस चीज में फिर लोग जो है वो टैक्सेस बड़े इजीली गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। ये जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी, आई थी, उन्होंने इस चीज के ऊपर ही तो एम्फेसिस किया था कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया था कि टैक्सेस जो हैं वो आम आवाम देने शुरू करे और हम उस आम आवाम के टैक्सेस को उनको फैसिलिटेट करके इंश्योर करवाएंगे। और बकायदा तौर पे वो इंश्योर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ सेहत कार्ड, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स इन द इंस्टीट्यूशंस, in the form of new institutions that were going on, in the form of panagas and so many things that were going on behind the curtain। और वो एक डीप इकोनॉमिक पॉलिसी जब आप जाकर पढ़ते हैं तो आपको ये अंदाजा हो सकता है कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। अब आम जो कीमे वाला नान खाने वाला इंसान होगा उसको तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि किस तरह से वो गवर्नमेंट ऑपरेट करना चाह रही थी। एनी हाउ, लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। स्टेट डेट टू बी पेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जितना भी स्टेट का डेट है आफ्टर वार, और जो कुछ भी आपको पता है वार डेट, मैंने आपको इंडिपेंडेंस वाला जब टॉपिक, प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें इकोनॉमिक जो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जितना भी वार डेट होगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि जो भी टैक्सेस आप लोग पे करेंगे उससे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका डेट भी उतार देगी और भी डेट जो लिया था उस टाइम पर वो भी पूरा कर दिया जाएगा। देन यूनिफॉर्म सिंगल करेंसी, आप लोग अगर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस याद हो आपको तो उसके अंदर क्या जिक्र किया गया था? यही जिक्र किया गया था कि जो करेंसी है
जो करेंसी है वो कौन पे करेगा? वो करेंसी जो है वो 13 सॉरी, जो करेंसी है अपनी अपनी होगी हर स्टेट की, ठीक है। तो जब हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी होगी तो जाहिर है ट्रेड में, लेन देन में, मामलात में वो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इस चीज को अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने काउंटर किया, और उसने इसको कैसे काउंटर किया? बाय इस्टेब्लिशिंग द वेरी फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि हु फॉर्म द फर्स्ट और हु एस्टैब्लिश द वेरी फर्स्ट अमेरिकन बैंक, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन इज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु established the national bank or the first national bank of the United States of America. Settlement with Indians. फेडरलिस्ट हैड सेटलमेंट विद इंडियंस। फेडरलिस्ट जो थे उन्होंने इंडियंस के साथ अपना सेटलमेंट किया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेड इंडियंस वर नोटोरियस कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कोई इतना खास, इतना अच्छा नहीं था, उनका कोई रोल इतना अच्छा नहीं था। ऑल द कैप्चर्ड एरियाज वर रिटर्न टू यूएसए। जितनी भी जंग के दौरान कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर रेड इंडियंस ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर फेडरलिस्ट्स ने उनके साथ टेबल टॉक्स किए, और ऑल द एरियाज दैट वर कैप्चर्ड by red Indians were returned to the United States of America under which treaty? Under Treaty of Grenville. Grenville was basically the president of prime minister of Great Britain at that time। अगर कोई जानना चाह रहा है कि ये ग्रैनविले कौन था। अच्छा जी, प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी के ऊपर आते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी अब क्या चीज है? 1791 में फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा कि हमें हेल्प करो। अब ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस पढ़ाई थी तो उसके एंड पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अमेरिका कभी भी ना जीतता अगर फ्रांस उसको हेल्प ना करता, ठीक है। तो उसी के तहत इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसको ट्रीटी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस कहा जाता है। और उस ट्रीटी के अंडर फिर क्या हुआ कि फ्रांस ने यूएसए को बोला 1791 में कि हमें मदद करो। मदद किसके अगेंस्ट करो? मदद ब्रिटिश के अगेंस्ट करो। वो दोबारा से जंग की हालत में चले गए थे। इतनी ज्यादा जंगें किसी की भी नहीं हुई थी जितनी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की उस टाइम पर हो रही थी। लेकिन Washington refused because of economic crisis. Washington basically stepped back from Treaty of Collective Defense, and he said that since America is on nascent stages, America is at the very initial stages of its development, so we cannot afford this. So please excuse us. सो ही गेव द पॉलिसी ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस दौर में फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी की एक पॉलिसी पेश की, जिसका मकसद क्या था, जिसका मतलब क्या था कि अमेरिका इज न्यूट्रल, अमेरिका विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी वार वेदर इट इज गोइंग ऑन विद इन द होम और आउटसाइड द होम, ठीक है जी। नाउ कम्स पिकनीज ट्रीटी। ये मैं आपको सारे अकम्पलिशमेंट्स बता रही हूँ फेडरलिस्ट्स के, और ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। पिकनीज ट्रीटी क्या है? कुछ आई थिंक अनस ने पूछा था क्लास में कि स्पेन का रोल बता दें, तो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में, हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी आगे, तो अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेन का रोल आ गया है। ऑल्सो कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो। पिकनीज ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो भी कहा जाता है। इट वॉज बिटवीन यूएसए एंड स्पेन। इसको यूएसए और स्पेन के बीच में जो है वो, एक सेकेंड, इसको स्पेन और यूएसए के बीच की इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसको ट्रीटी ऑफ सैन लोरेंजो भी कहते हैं और इसको पिकनीज ट्रीटी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा इन चीजों को। टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स विद स्पेन। इसमें स्पेन के साथ जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स हैं उनको किया गया था। यूएसए गोट मोर एरिया फ्रॉम मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर वाली साइड पर यूएसए ने कुछ एरिया और हासिल कर लिया था। ये जो मिसिसिपी रिवर है ये बेसिकली इनकी वेस्टर्न साइड पर है, अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, और यहाँ से अमेरिका ने काफी ज्यादा टेरिटरी गेन की है। और अभी आगे जाकर मैंने आपको जब थॉमस जेफरसन का टॉपिक करवाना है तो उसके बाद हम लोग
लोग लुजियाना परचेज का टॉपिक पढ़ेंगे, और वो जो लुजियाना परचेज का टॉपिक है वो बेसिकली इसी मिसिसिपी वैली की साइड से ही जो है वो लुजियाना टेरिटरी भी बाय की थी। किसने बाय की थी? थॉमस जेफरसन ने। वो मैं आपको सारा सिनेरियो बताऊंगी कि कैसे बाय की थी। ऑल्सो डिसाइडेड दैट यूएसए विल नॉट सपोर्ट रेड इंडियंस। ठीक है, यूएसए सॉरी स्पेन आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर मिस्टेकनली यूएसए लिखा गया। मैं आप लोगों को करेक्ट करके ये स्लाइड्स दे दूंगी। ठीक है, इसके अंदर यूएसए की जगह स्पेन आएगा। ऑल्सो डिसाइडेड दैट स्पेन विल नॉट सपोर्ट रेड इंडियन। स्पेन जो है वो रेड इंडियंस को सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज स्पेन वॉज सपोर्टिंग रेड इंडियंस अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्स वाई जी अफेयर। अब ये एक्स वाई जी अफेयर क्या है? ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ, आई विल ट्राई, वी हैव 3 मिनट्स, तो मैं इसको कवर कर दूं और फिर हम लोग जो है ना कल कर लेंगे वो वाला। मुझे पता है आप लोगों की बस हो गई होगी। ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ जॉन एडम्स अ डेलीगेशन वॉज सेंट टू फ्रांस। अब जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद सेकंड प्रेसिडेंट कौन आ गया है? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स की प्रेसिडेंसी के दौरान एक डेलीगेशन फ्रांस भेजा गया, और उस डेलीगेशन को फ्रांस भेजने का मकसद क्या था? टू आस्क देम टू स्टॉप इम्प्रेसमेंट्स। इम्प्रेसमेंट्स कहते हैं जबरदस्ती फौजी बना लेना, जबरदस्ती अपनी फौज में शामिल कर लेना। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ये एक्ट मुसलसल कर रहे थे कि वो अमेरिकन को जबरदस्ती जो है वो अपनी फौज का पार्ट बनाते थे, अपनी आर्मी का पार्ट बनाते थे। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू, अ डेलीगेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्लू टू फ्रांस एंड देयर दे वेंट विद द पर्पस के वो स्टॉप कर सकें सारी इम्प्रेसमेंट्स को। तो एक एक्स वाई जी जो है इनका नाम बताया जाता है, इनके नाम नहीं बताए जाते, सिर्फ इनको एक्स वाई जी से डिनोट किया जाता है। तो एक्स वाई जी रिसीव्ड यूएस डेलीगेशन, उन्होंने यूएस डेलीगेशन को रिसीव किया एंड आस्क्ड देम फॉर $250K। ठीक है, अब आप यहाँ से आज के दौर के वो अंदाजा लगा सकते हैं कितने बनते होंगे एज अ ब्राइब। फ्रांस के वो जो एक्स वाई जी थे उन्होंने कहा कि हमें इतनी जो है वो रिश्वत दो, एंड $10 million टू फ्रांस एज अ लोन। यहाँ पे लोन भी आएगा, ये मिसिंग है यहाँ पर। फ्रांस एज अ लोन इफ दे वांट टू, इफ दे वांट फ्रांस टू स्टॉप इम्प्रेसमेंट्स, अगर वो चाहते हैं कि फ्रांस स्टॉप कर दे इम्प्रेसमेंट्स को, तो आप जो है वो हमें इतनी रकम जो है वो दें। और इसके बाद बेसिकली यूएसए और फ्रांस के रिलेशंस जो थे वो काफी हद तक खराब होना शुरू हो गए थे, क्योंकि यूएसए ने इसको करने से इनकार कर दिया था। और ये भी एक अकम्पलिशमेंट ऑफ फेडरलिस्ट है कि वो बड़े जो है कॉन्फिडेंस के साथ वहां गए और इस मामले को उन्होंने रिजॉल्व करवाया। देन कम्स, अच्छा ये ना वायरल हो गया था एक्स वाई जी अफेयर, और उसके बाद फ्रांस फेल्ट अशेम्ड एंड फ्रांस थॉट इट प्रूडेंट कि हम इस मामले से जो है वो बाहर निकल जाएं। तो दिस इज अगेन अकम्पलिशमेंट ऑफ फेडरलिस्ट्स। नाउ कम एलियन सेडिशन एक्ट्स, व्हिच इज आवर लास्ट पॉइंट। एलियन सेडिशन एक्ट्स क्या है कि फेडरलिस्ट जो थे उस टाइम पर, चूंकि फ्रांस के साथ जंग जो है वो तकरीबन अमेरिका की तैयार हो चुकी थी, हुई नहीं थी, 1798 की ये बात हो रही है। जंग तैयार हो चुकी थी बट जंग हुई नहीं थी दोनों के बीच में। तो 4 लॉज कांग्रेस ने पास किए थे, और वो 4 लॉज क्या थे, उनमें से उनका क्रक्स आपको बता दिया जाता है कि वो क्या थे। कि जो सिटीजनशिप है अगर आप अमेरिका की लेना चाहते हैं तो वो 5 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई थी, और इसलिए कि जितने भी एलियंस अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। अब ये एलियंस कौन है? ये अगेन वही जो लोग अमेरिका के अंदर पनाह लिए हुए थे, ये उनको निकालने का एक तरीका जो है वो अपनाया गया था। और परमिटेड द अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट एंड डिपोर्टेशन ड्यूरिंग वार टाइम, और जंग के दौरान जितने भी ये लोग आए हैं इन सबको जो है वो निकालने का एक प्रोसेस दे दिया गया। लेकिन लेटर ऑन जब थॉमस जेफरसन आएंगे तो वो इस एलियन सेडिशन एक्ट को खत्म कर देंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी प्रोडक्टिव था, आप लोगों के काफी टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। और इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो बैलेंस ऑफ सॉरी चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आई विल बी टॉकिंग अबाउट थॉमस जेफरसन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।